विधानसभा सत्र को लेकर विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने की महत्वपूर्ण बैठक। मीटिंग में सत्र की सुरक्षा के साथ तमाम बिंदुओं पर हुई चर्चा। सरकार के लाख कोशिश के बाद भी नहीं सुधर रही प्रदेश की स्वास्थ्य सेवा। दून अस्पताल में इलाज नहीं मिलने के कारण महिला की मौत। अस्पताल प्रशासन कर रहा है जांच की बात। उत्तराखंड में गुलदार के आतंक से लोग परेशान। पौड़ी के बाद टिहरी के बासठ क्षेत्र में 13 साल के बच्चे को बनाया निवाला। ग्रामीणों में दहशत का माहौल। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड न्यूज लेकर। आपके साथ मैं हूं पूजा कविया गोमा। सबसे पहले बात कर लेते हैं उत्तराखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र की, जिसकी तैयारियां तेज हो चली हैं। विधानसभा में आज विधानमंडल दल और कार्य मंत्रणा समिति की बैठक हुई। बड़ी खबर इस वक्त आपको उसी से जुड़ी बता रहे हैं। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी की अध्यक्षता में ये बैठक चल रही है। सत्र को शांतिपूर्ण चलाने और एजेंडे पर चर्चा की जा रही है। शीतकालीन सत्र 29 नवंबर से 5 दिसंबर तक चलेगा, लेकिन उससे पहले आज बैठक की जा रही है। शीतकालीन सत्र से जुड़ी हुई तमाम बिंदुओं पर इसमें चर्चा की जाएगी। सत्र शांतिपूर्वक तरीके से चले, अहम मुद्दों को इसमें उठाया जाए, इस एजेंडे पर जो है वो चर्चा की जा रही है। आपको बता दें कि शीतकालीन सत्र 29 नवंबर से 5 दिसंबर तक चलेगा और इस बार काफी अहम बताया जा रहा है कि शीतकालीन सत्र में कई बिंदुओं पर चर्चा की जा सकती है, कई महत्वपूर्ण फैसले भी लिए जा सकते हैं। उससे पहले आज सरकार की तरफ से चर्चा बैठक में तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा की जाएगी। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। तो विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी की अध्यक्षता में आज की बैठक, जिसमें सत्र को शांतिपूर्ण चलाने और साथ ही जो एजेंडा रहने वाला है पूरे सत्र का, उसको लेकर भी चर्चा की जाएगी। 29 नवंबर से ये शुरू होने जा रहा है। 5 दिसंबर तक शीतकालीन सत्र चलेगा। हमारे साथ संवाददाता उपेंद्र राणा ज्यादा जानकारी के लिए हैं। उपेंद्र, क्या जानकारी मिल रही है इस वक्त सत्र से पहले? जिस तरह की आज बैठक है, किन पर केंद्र बिंदु रहेगा, क्या क्या चर्चा का विषय? देखिए, जो आज इस प्रकार से जो है सर्वदलीय बैठक हुई है और सर्वदलीय बैठक विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी के नेतृत्व में ये सर्वदलीय बैठक हुई है। मैं नेता प्रतिपक्ष और तमाम जो लोग हैं, विधायक हैं, वो उनमें शामिल रहे हैं और आज सर्वदलीय बैठक में यही निर्णय लिया गया है कि शांतिपूर्ण तरीके से जो है वो सत्र को चलाया जाएगा और साथ ही जिस प्रकार से 29 नवंबर से 5 दिसंबर के बीच जो है ये सत्र चलना है, उसको लेकर भी ये कहा गया है कि जितने दिन पे सत्र चलेगा वो पूरे शांतिपूर्ण तरीके से रहेगा। और साथ ही जो युवा विधायक है, क्योंकि इस बार ऐसे कई विधायक हैं जो नए जो है विधायक बने हैं, उनका कहना है कि युवा विधायक इस बार ज्यादा है और ये भी है कि तल्ख तेवर भी रहेंगे। तो ऐसे में अपनी मर्यादाओं के साथ जो है सदन का मर्यादाओं का ध्यान में रखते हुए सदन के अंदर जो है अपने प्रश्न जो है वो पूरे तरीके से जो है वो उठाएं, लेकिन शब्दों का जो है वो चयन सही से करें। तमाम चीजों का जो है वो सर्वदलीय बैठक में जो है निर्णय लिया गया है। इसमें कार्य मंत्रणा की बैठक भी हुई है, जिसमें कल का जो बिजनेस है वो भी रखा गया है। उसमें ये माना जा रहा है कि कल जो है अनुपूरक बजट जो है वो 12 बजे के करीब जो है वो रखा जाएगा और उस पर जो है वो चर्चा हो सकती है। जी ठीक है, बिल्कुल उपेंद्र, यानी कि तैयारियां तेज हैं विधानसभा सत्र को लेकर और उससे जुड़ी आज जानकारी आप हमें बता रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो वहीं विधानसभा में आगामी शीतकालीन सत्र के सफल संचालन हेतु विधानसभा अध्यक्ष ने आज महत्वपूर्ण सुरक्षा संबंधी बैठक रविवार को भी की थी। बैठक में सभी मंत्रीगणों, विधायकों, प्रेस और दर्शकों की सुविधाओं और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अहम बिंदुओं पर चर्चा हुई थी। संबंधित विभागों के प्रमुखों को विधानसभा अध्यक्ष ने आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देशित भी किया गया है। और इसमें सभी चीफ सेक्रेटरी साहब और डीजीपी साहब सब पहुंचे थे, सारे वरिष्ठ अधिकारी यहाँ पर थे और हम सबका प्रयास, चाहे प्रशासन हो चाहे विधानसभा सचिवालय हो, हम सबका प्रयास ये रहता है कि सुचारू रूप से सदन चले, कहीं किसी को ना आगंतुक को दिक्कत हो और ना हमें दिक्कत हो। तो इसके लिए प्रयास ये रहा है कि ये आदेशित मैंने भी किया है कि हम अच्छे से समन्वय के साथ सभी के साथ काम करते हुए इस सत्र को पूरा करें।
तो सुना आपने विधानसभा अध्यक्ष का, जिनका कहना था कि समन्वय के साथ पूरा जो सत्र है वो चल पाए, सभी मुद्दों को इसमें प्रमुखता के साथ उठाया जाए, ये इनकी कोशिश रहेगी। विधानसभा सत्र का कल से यानी कि 29 नवंबर से शुभारंभ होने जा रहा है। उससे पहले तमाम बैठकें हुई हैं, कई ऐसे केंद्र बिंदु रहे हैं जिनको लेकर चर्चा की गई है। इसके अलावा सत्र से जुड़े तमाम तरह के जो फैसले हैं वो भी लिए जाएंगे। किस तरह से सत्र का आयोजन हो, किस तरह से सत्र चल पाए, उस पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। आगामी सत्र को लेकर, शीतकालीन सत्र को लेकर किसी तरह का कोई हंगामा ना रहे और शांतिपूर्वक तरीके से समन्वय बनाकर सत्र चलाया जा सके, इस बात को लेकर बैठक की गई थी। और बैठक में इन्हीं सब मुद्दों को लेकर चर्चा की गई। कई इसमें नेतागण मौजूद थे, आम जनता से लेकर जो प्रेस के लोग हैं वो सभी इसमें मौजूद थे। वहीं पश्चिम बंगाल में 1811 मीडियम रेजिमेंट में तैनात बाजपुर के जवान प्रकाश सिंह की तबीयत खराब होने के चलते मौत हो गई। प्रकाश सिंह की मौत की सूचना से परिजनों में कोहराम मच गया। वहीं परिजन सूचना मिलने के बाद पश्चिम बंगाल के लिए रवाना हुए। बता दें कि बाजपुर के ग्राम थापक नगला निवासी प्रकाश सिंह भारतीय सेना 1811 मीडियम रेजिमेंट में तैनात था, जिसकी बीते 2 वर्ष पहले पश्चिम बंगाल में तैनाती की गई थी। वहीं शनिवार देर रात जवान प्रकाश सिंह की अचानक तबीयत खराब होने लगी, जिसके चलते उसकी मौत हो गई। प्रकाश सिंह की मौत पर सूचना से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। वहीं रविवार सुबह प्रकाश सिंह के परिजन पश्चिम बंगाल के लिए रवाना हुए। मौत की खबर से प्रकाश सिंह के घर में शोक की लहर बनी थी। इस दौरान मृतक जवान के भाई ने प्रकाश सिंह दीपावली पर घर आया था और छुट्टियां पूरी कर गया था। उन्होंने बताया कि उसके भाई की एक मासूम बच्ची है। उन्होंने ये भी बताया कि मंगलवार को सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार उनका किया जाएगा। आपा के रहने वाले मेरे रिश्ते में भाई लगते हैं, मामा के लड़के हैं और इनके बड़े भाई को हमारी बहन भी आई है। मैं भी फौजी हूँ। उनके अचानक कोई प्रॉब्लम हुई है खाने पीने से, इस वजह से उनके थोड़ा, पहले तो कभी ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी मेरी, अभी उनकी यूनिट से बात हुई है लेफ्टिनेंट कर्नल ऋषिकांत से। मैंने पूछा पूरी जानकारी की क्या हुआ है। उन्होंने बताया कि उनके खाने पीने के बाद कुछ रात को 9:30-10 बजे हल्का दर्द हुआ पेट में, तो नॉर्मल एमआर रूम में लेके गए। वहाँ उनकी हार्ट बीट कम होने लगी और वो मौके पे पहुंच गए थे जो एडजुटेंट साहब की ड्यूटी कर रहे हैं ऋषिकांत साहब। उन्होंने काफ़ी कोशिश की है, लेकिन जब तक तैयारी करते कि आगे ले जाते एमएच मिलिट्री हॉस्पिटल में, उससे पहले उनकी डेथ हो गई थी। तो वहीं लक्सर में जमदग्नि पब्लिक स्कूल के शिक्षा संवाद कार्यक्रम में हरिद्वार लोकसभा क्षेत्र के सांसद रमेश पोखरियाल निशंक शिरकत करने के लिए पहुंचे, जहां उन्होंने मौके पर छात्र छात्राओं के साथ ही अभिभावकों और अन्य अतिथियों को भारत सरकार के प्रायोजित नई शिक्षा नीति को लेकर उसकी प्रबल उपलब्धियां और फायदे गिनाए। दरअसल भारत सरकार में बतौर उच्च शिक्षा मंत्री रह चुके रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा लोकसभा में नई शिक्षा नीति की प्रस्तावना को एक उत्तीर्ण योजना के रूप में शैक्षिक पटल पर उतारा गया था, जिसे अब मौजूदा पाठ्यक्रम के रूप में साफ देखा भी जा रहा है। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम के दौरान उदाहरण देते हुए कहा कि अंग्रेजी भाषा भारत की भाषा नहीं है, लेकिन भारत के युवा अपने देश की शिक्षा ग्रहण कर अमेरिका जैसे देश में 80% नामी कंपनियों के सीईओ बन रहे हैं। इस दौरान उन्होंने नई शिक्षा नीति के तहत कक्षा 6 से इंटर्नशिप पाठ्यक्रम के साथ वोकेशनल ट्रेनिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शुरुआत संबंधी शिक्षा कार्यक्रम की भी जानकारी दी है। आज ये प्रयास प्रवाह है, तो प्रयास प्रवाह एक बच्चों का प्रयास है सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए। उन्होंने अपने विभिन्न कार्यक्रम के द्वारा कोई भी नेशनल इश्यूज हैं, एनवायरमेंटल इश्यूज हैं, सारे प्रोग्राम जो थे अलग अलग एक इश्यू पे थे। कोई बेटी बचाओ पे, प्रदूषण पे, प्लास्टिक का यूज नहीं करना है, गंगा प्रदूषण पे था। तो हमारा एक प्रयास है कि लोगों को जागरूक किया जाए इन कुरीतियों के खिलाफ और ये कुरीतियां हमारे समाज से जल्द दूर हो जाएं। मुझे लगता है कि आज जो शिक्षा संवाद हुआ है जमदग्नि पब्लिक स्कूल के छात्र छात्राओं से, मुझे अच्छा लगा कि उनके मन में बहुत सारी उत्सुकताएं थी। पहली देश की आजादी के बाद शायद ये नीति जो शिक्षा की नई शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जिसको बोलते हैं, वो जिनके लिए बनी है वो बच्चे को भी पता है कि वो उसके लिए और क्या उसमें प्राविधान है। ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति भारत की ऐसी नीति है जो भारत को विश्व गुरु के रूप में फिर स्थापित करी।
वहीं जहां एक तरफ सरकार सबको साफ पानी देने का दावा कर रही हो, लेकिन पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन उत्तराखंड लिमिटेड के कर्मचारी गंदे पानी पीने को मजबूर हैं। आपको बता दें कि कई दिनों से पानी की टंकी में पक्षी का सड़ा अवशेष मिल चुका है, लेकिन अधिकारियों को आपसी झगड़े से फुर्सत नहीं है। ज्ञानेंद्र तिवारी हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए हैं। ज्ञानेंद्र, क्या वजह बताई जा रही है कि जो कर्मचारी हैं वो खराब पानी पीने को मजबूर हैं? साफ सफाई का ध्यान नहीं रखा जा रहा, रखरखाव नहीं किया जा रहा, वजह क्या? देखिए, जिस तरीके की तस्वीरें देखने को मिली है, बिल्कुल में साफ तौर पे देखा जा सकता है कि किस प्रकार से जो टंकी में दूषित पानी और जिस प्रकार से पक्षी मरे पड़े हैं, और ऐसे में सफाई व्यवस्था कहीं ना कहीं एक बड़ी वजह यहाँ देखा जा रहा है कि सफाई व्यवस्था नहीं होती है। और खासतौर पे जो दिक्कतें हैं पूरे जिस तरह से पावर डिपार्टमेंट में देखने को मिली है, और कर्मचारियों को जो दूषित पानी है वो पीना पड़ रहा है। और ऐसे में जिस तरीके से तस्वीरें वायरल हुई हैं, उसके बाद कहीं ना कहीं विभाग इसका संज्ञान ले रहा है। खासतौर पे देखा जाए तो हजारों की संख्या में जो कर्मचारी हैं और इन्हीं दूषित पानी का जो इस्तेमाल विभाग की तरफ से जो किया जा रहा है, और ये देखा जाए तो कर्मचारियों की लापरवाही है कि टंकी की सफाई नहीं की जा रही है। और ऐसे में जिस तरीके से वहां पक्षी मरे पड़े मिले और इसी पानी का जो इस्तेमाल किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं उनके सेहत के साथ एक खिलवाड़ हो रहा है। और जिस तरीके से अब संज्ञान लिया जा रहा है, कहीं ना कहीं इस तरह की तस्वीरें अन्य विभागों में भी देखने को मिल सकती है, और अन्य विभागों को भी इस प्रकार सफाई व्यवस्था को लेकर कहीं ना कहीं सचेत रहने की आवश्यकता है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया ज्ञानेंद्र आपका। यकीनन सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए, क्योंकि जान से जोखिम यहाँ पर हो सकता है, गंदा पानी पीने की वजह से लोग बीमार पड़ सकते हैं। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर टंकी में कई पक्षी जो हैं वो मरे हुए हैं, और उसी पानी को पीने के लिए कर्मचारी यहां के मजबूर हैं। इधर देहरादून में विधानसभा सत्र की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। वहीं आज विधानसभा सत्र से पहले कई बैठक भी होनी है, जिसमें एक कार्य मंत्रणा समिति की अहम बैठक भी शामिल है। वहीं इन बैठकों से पहले हमारे संवाददाता ने नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य से खास बातचीत की। विधानसभा सत्र की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं, और तैयारियों को लेकर आज एक बैठक भी होनी है। कई बैठकें उसके बाद जो है चलेंगी। हमारे साथ नेता प्रतिपक्ष हैं, उनसे जानते हैं, क्योंकि बैठक में उन्हें भी प्रतिभाग करना है, और कल से सत्र को लेकर उनकी क्या कुछ वो सोच रहे हैं, किस तरह से वो अपनी बातों को रखेंगे, ये सब भी उनसे जानते हैं। सर, सत्र जो है वो शुरू होने जा रहा है, महत्वपूर्ण सत्र है, तो किस तरह से, क्योंकि ज्यादा चर्चाएं तो इस सत्र में नहीं हो पाएंगी, फिर भी आपको अपनी बात तो रखनी होगी। देखिए, समयावधि बढ़नी चाहिए। ये सच है कि अंतरिम बजट है, चर्चा नहीं होती है, लेकिन जनता के सवाल अपनी जगह पर हैं। महंगाई बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी 7वें आसमान पर है, कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है, चरमरा चुकी है, और भर्ती घोटाले हैं, अन्य विभिन्न संस्थाओं में जिससे घोटाले हुए हैं, और उससे सरकार पर विश्वास उठ गया है। आपदा से प्रभावित क्षेत्र में आज भी वहाँ पर कोई सुनवाई करने के लिए तैयार नहीं है। ये विषय तो है ही, लेकिन इसके अलावा जो हमारे माननीय विधायक हैं, चाहे ट्रेजरी बेंच के हों चाहे हम हों, उनके अपने अपने मुद्दे हैं, अपने अपने विषय हैं। जो वायदे किए थे सरकार ने, वो वायदों में असफल साबित हुई है, तो ये मुद्दे भी हैं। इसके लिए हम चाहते हैं कि सरकार को समयावधि बढ़ानी चाहिए, जिससे कि हम विस्तृत रूप से चर्चा कर सकें, जनता की आवाज़ को मजबूती से सदन में उठा सकें। तो अध्यक्ष जी के सामने आप ये बात रखेंगे कि चर्चा होनी चाहिए? निश्चित रूप से आज हम इसी संदर्भ में बैठक बुलाई है। कार्य मंत्रणा समिति की बैठक भी होगी, और दलीय नेताओं की बैठक भी आज होनी है। हमारा एजेंडा क्लियर है कि भाई इसमें समयावधि बढ़ाने से परहेज क्यों, बिजनेस बढ़ाइए, बिजनेस बढ़ेगा तो समयावधि बढ़ेगी, और हम अपनी बात को सदन में कह पाएंगे। हमारे पास एक ही तो मंच है जहाँ पर अपनी बात को बेबाकी से हम कह सकते हैं। क्योंकि मजबूत पक्ष की जब बात करते हैं, तो सर क्या देखने के लिए इस बार मिलेगा कि आप लोग एक साथ इकट्ठा होकर सभी विधायक जो हैं वो सरकार को घेरेंगे? क्या ये सब चीजें देखने के लिए मिलने वाली? देखिए, आपने पिछला जो हमारा एनुअल बजट रहा, हमारी भूमिका क्या थी? हम मात्र 19 विधायक चुनकर आए हैं कांग्रेस के, लेकिन हमने सरकार को किसी भी विषय पर घेरा भी, और सरकार को असहज भी किया। सरकार के पास जवाब नहीं थे, मंत्रीगणों माननीय मंत्रियों का होमवर्क अधूरा था,
और कई बार अजीब स्थिति पैदा भी हुई। चमोली जिले की जहां पर नर्सिंग कॉलेज पटियाल धार गोपेश्वर की 2 छात्राओं ने बीएससी नर्सिंग परीक्षा में प्रदेश भर में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया। आपको बता दें कि अंजलि वर्तवाल ने 83.7% अंक हासिल कर गोल्ड मेडल हासिल किया है और इसी कॉलेज की रोजी कंडवाल ने 82.3% अंक प्राप्त कर सिल्वर मेडल हासिल किया। साल 2021 में भी इसी कॉलेज की छात्रा कविता ने प्रदेश भर में सर्वाधिक अंक प्राप्त कर गोल्ड मेडल जीता था। राजधानी देहरादून के दून अस्पताल में एक बार फिर से मेडिकल सिस्टम को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया। दून में उपचार कराने आई महिला को पहले तो अस्पताल में भर्ती होने के लिए मशक्कत करनी पड़ी और उसके बाद भर्ती होने के बाद लापरवाही के चलते उसकी मृत्यु हो गई। दरअसल महिला दून अस्पताल के वार्ड नंबर 16 में 23 नवंबर को भर्ती हुई थी, जिसका इलाज दून अस्पताल में ही चल रहा था। इसी दौरान रविवार को शौचालय जाते समय महिला शौचालय में ही गिर गई। गिरने के बाद जब तीमारदार नर्स को बुलाने गया तो उन्होंने मरीज को उठाने में कोई भी सहायता नहीं की, जिसके चलते कुछ समय बाद महिला की मौके पर ही मौत हो गई। इस मामले में उप चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर NS खत्री ने संज्ञान के लेते हुए आने के बाद परीक्षण की बात की। उन्होंने कहा कि जिसने भी इस तरह की लापरवाही बरती है उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। देखो आप उनसे पूछो, मृत्यु होगी और ये इन्हीं के लापरवाही सी हुई। सुबह देखो ये सामने आए बैठ के गए, सब कुछ बोल रही, चाल रही, बैठी आराम से। मुझे कल कह रही थी कि घर ले चल, मैं अपने घर ही, ऐसी बात होगी तो घर ही हो जाएगी, कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ, घर चल। लेकिन इनकी लापरवाही, इन्होंने मार दी। नहीं, अभी ऐसा है, आपके द्वारा अभी मेरे संज्ञान में लाया गया है। हम लोग डेली मॉर्निंग में राउंड करते हैं, मैटर्न भी राउंड करती है। जो आपने संज्ञान में लाया गया है वो जो है वो वाकई जो है अच्छा नहीं है। जो भी लिए इसके रिस्पॉन्सिबल होगा उसकी जांच करके तुरंत तत्काल प्रभाव से उनके ऊपर एक्शन लिया जाएगा, ये मैं आपके सामने श्योर करता हूँ। ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए क्योंकि अभी इतने सारे स्टाफ मिले हैं सरकार की तरफ से। हर वार्ड में नर्सिंग स्टाफ है, वार्ड बॉय हैं, इन सबकी ड्यूटियां हमें लगी गई हैं, उनको अपनी जिम्मेदारी को पालन करना चाहिए। तो वहीं पेंगोलिन के अंगों का 9 लाख रुपए में सौदा करने वाले एक आरोपी को वन विभाग तराई पश्चिमी की टीम ने पकड़ लिया है। साथ ही आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जेल भेजा। आपको बता दें कि तराई केंद्रीय वन विभाग की SOG टीम ने 5 लोगों को पेंगोलिन के अंगों की तस्करी के मामले में गिरफ्तार कर लिया। 5 आरोपियों से पूछताछ में उन्होंने बताया कि बन्नाखेड़ा निवासी लक्ष्मण सिंह ने पेंगोलिन के अंगों का 9 लाख रुपए में सौदा किया था। तराई पश्चिम वन प्रभाग के DFO PCR ने बताया कि घर में दबिश करके उसके पकड़ने की कार्रवाई की गई। उन्होंने बताया कि 2 साल पहले बन्नाखेड़ा में खेत में आए पेंगोलिन को बच्चों ने पत्थर मारकर घायल कर दिया था, जिसके बाद कुछ समय बाद ही उसकी मौत हो गई थी। आरोपी पेंगोलिन के 3 किलो अंगों को घर में ले आया, जिसके बाद बीते दिनों उसने अंगों को 9 लाख रुपए में सौदा किया। बताया जा रहा है कि आरोपी पर मुकदमा दर्ज कर उसे जेल भेजा गया। के द्वारा बताया गया कि आज के करीब लगभग 2 साल पहले ये पेंगोलिन एक उनके गांव के नजदीक आ गया था, जिसे कि गांव के बच्चों द्वारा पत्थर से मारकर घायल कर दिया गया था। तो जब कुछ समय बाद ये लोगों को उसको एक वहां राजू शर्मा नाम के व्यक्ति थे, वो उसको सुरक्षित लेकर के जंगल में छोड़ के आए थे। हमारे वन विभाग के टीम को बुला करके उनकी टीम के साथ उन्होंने जंगल में छोड़ दिया था। लेकिन कुछ दिनों बाद देखा गया तो ये वो जो है उसकी घायल होने की वजह से कुछ समय बाद उसकी मृत्यु हो गई थी। तो वो मृत्यु के बाद वो जंगल में वैसे ही रहा वो, और जब वो उसके बॉडी उसकी सड़ के खराब हो गई, खत्म हो गई, तो उसके बाद में उसकी जो सल्क पड़े हुए थे उसको ये लक्ष्मण नाम का व्यक्ति उठा करके ले आया था। तब से ये इसके पास थे और इसी जो पेंगोलिन स्केल का सौदा करने के लिए ये सारी डील हो रही थी। और ये इसको जो है वन विभाग की टीम के द्वारा सभी अभियुक्तों को पकड़ करके एक अच्छी कामयाबी पाई। वहीं पिथौरागढ़ जिले के देवलथल तहसील के रामकोट क्षेत्र में आज सामाजिक कार्यकर्ता जुगल किशोर पांडे की पहल से 200 बच्चों को पठन पाठन की सामग्री उपलब्ध कराई गई। उक्त सामग्री सेवानिवृत्त प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर KC भट्ट ने उपलब्ध कराई। इस दौरान क्षेत्र के सामाजिक कार्यकर्ता प्रदीप सिंह बसेड़ा ने इस नेक कार्य के लिए जुगल किशोर पांडे का आभार जताया। वहीं नौनिहाल पार्टी सामग्री पाकर खुशी से झूम उठे। सामाजिक कार्यकर्ता जुगल किशोर पांडे ने कहा कि उनका देवलथल क्षेत्र से बहुत ज्यादा लगाव रहा है, जिसके चलते वो हर साल
देवलथल क्षेत्र के वंचित बच्चों के लिए पाठ्य सामग्री, गर्म टोपी, गर्म कपड़े और साथ ही बांटने के लिए काफी सामान। जुगल किशोर पांडे ने कहा कि उनका ये प्रयास है कि जन सहयोग से आगे भी ये जारी रहेगा। साथ ही उन्होंने बच्चों के भविष्य के लिए उज्जवल कामना की। मैं इस क्षेत्र से मेरा बहुत ज़्यादा लगाव है और हर वर्ष हम यहाँ के वंचित बच्चों के लिए, चाहे वो पाठ्य सामग्री हो, चाहे वो गर्म टोपी हो, गर्म कपड़े हों, जूते हों, हर वर्ष इस क्षेत्र में उपलब्ध कराते हैं और यह हमारा प्रयास जन सहयोग से आगे भी जारी रहेगा। मैं यहाँ के बच्चों के उज्जवल और सफल जीवन की कामना करता हूँ और हमारा मानना है कि वंचित बच्चों को यह सामग्री जरूर मिलनी चाहिए ताकि वह अन्य बच्चों की तरह अपने परिश्रम और लगन को भरपूर आनंद के साथ आगे बढ़ सके। श्री जुगल किशोर पांडे जी हमारे जो प्रखर समाज सेवक हैं और निरंतर प्रतिवर्ष गरीब जरूरतमंद लोगों को सहायता प्रदान करते हैं। बच्चों के लिए, गरीब बच्चों के लिए कापी हैं, किताबें, पेंसिलें हैं और सर्दी के दिनों स्वेटर या फिर टोपियाँ, जुराबें, इस तरह की जो उनके जरूरतमंद लोगों के लिए जो आवश्यक होता है वो हमारे जुगलदा प्रतिवर्ष हमारे क्षेत्र के लोगों के लिए ही नहीं वरन अन्य क्षेत्र के लोगों के लिए प्रतिवर्ष दान स्वरूप देते हैं। आदरणीय जुगलदा तो हमारे क्षेत्र में लंबे समय से बच्चों के बीच में इन बच्चों को शुभाशीष के तौर पर कई चीज़ें देते रहते हैं। हम हृदय से आपका आभार व्यक्त करते हैं एवं आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं कि लगातार आप जैसे लोग इस समाज में अभी भी बच्चों को एक नई दिशा दिखाने का कार्य करते हैं और मैं आपके दीर्घायु और उत्तम। तो वहीं रविवार को कोतवाली पुलिस ने नशे के खिलाफ अभियान चलाते हुए 2 अलग अलग मामलों में 3 तस्करों को गिरफ्तार करते हुए उनके कब्जे से नशे के इंजेक्शन और स्मैक बरामद करने में सफलता हासिल की। कोतवाल अरुण कुमार सैनी ने बताया कि ब्लॉक रोड मोहल्ला खतानी निवासी मुरसलीन इब्राहिम को हिरासत में लेते हुए तलाशी लेने पर उसके कब्जे से 12 नशे के इंजेक्शन बरामद हुए। इसके साथ ही मोहल्ला उटपड़ाव निवासी समीर खान और मोहल्ला खदानी निवासी आजम को हिरासत में लेने पर उनके कब्जे से स्मैक भी बरामद हुई है। कोतवाल ने बताया कि आजम के कब्जे से 3.66 ग्राम और समीर के कब्जे से 2.76 ग्राम स्मैक बरामद हुई। कोतवाल ने बताया कि तीनों आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर उन्हें कोर्ट में पेश करने की कार्रवाई की गई है। साथ ही उन्होंने बताया कि नशे के खिलाफ पुलिस का यह अभियान लगातार जारी रहेगा। इधर उत्तराखंड में गुलदार का हमला थमने का नाम नहीं ले रहा। ताजा मामला भिलकना ब्लॉक के केमरपट्टी के मैकोट गांव का है। बीती रात को गुलदार ने गांव के पास अपने दोस्तों के साथ खेल रहे घर लौट रहे थे अर्नव चंद 13 साल के, उसको घात लगाकर निवाला बना दिया, मौत के घाट उतार दिया। घटना रविवार शाम 6 बजे की बताई जा रही है। अंधेरा होने की वजह से वन विभाग और राजस्व विभाग के संयुक्त सर्च ऑपरेशन के बाद मृतक बालक का शव घर से 1 किलोमीटर दूर जंगल में रात्रि 2 बजे को झाड़ियों से बरामद किया गया। घटना के बाद ग्रामीणों और आसपास के लोगों में वन विभाग के प्रति भारी आक्रोश दिखा। वन रेंज अधिकारी प्रदीप चौहान ने बताया कि बालक बीती शाम से गायब था। मैकोट गांव में जिस रास्ते से वो आ रहा था वहां झाड़ियां जमी हुई हैं। संभव है कि वहीं घात लगाकर गुलदार ने घटना को अंजाम दिया होगा। गांव में पिंजरा और गश्ती दल भी तैनात है। तो वहीं थराली सभागार में रविवार को बनाड़पट्टी के 14 सयानों देवराडा मंदिर समिति के अध्यक्ष और स्थानीय जनप्रतिनिधियों, समाज सेवियों की एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें नंदा देवी की डोली यात्रा पड़ावों में देवराडा को शामिल करने के साथ ही मां नंदा के देवराडा आगमन और कुरड़ विदाई के दौरान भव्य मेले का आयोजन करने पर मंथन किया गया। बैठक में मां नंदा के ननिहाल देवराडा में 6 महीने डोली प्रवास के बावजूद इसे यात्रा पड़ाव में शामिल नहीं किए जाने पर खेद प्रकट करते हुए एक कमेटी का गठन कर देवराडा को पड़ाव में शामिल करने की कोशिश की बात की गई है। वहीं प्राथमिक जूनियर शिक्षकों को पुरानी पेंशन दिए जाने की मांग को लेकर शिक्षकों संघ पदाधिकारियों ने बैराड़ी में बैठक कर सरकार से छूटे शिक्षकों को पुरानी पेंशन देने की मांग की। नई टिहरी के बोराडी स्थित एक होटल में जूनियर शिक्षक संघ टिहरी शाखा पदाधिकारियों ने बैठक की। जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ के महामंत्री उमेद सिंह नेगी ने कहा कि प्राथमिक जूनियर शिक्षक लंबे समय से पुरानी पेंशन देने की सरकार से मांग करते आ रहे हैं, लेकिन सरकार दोहरा मापदंड अपना रही है।
सरकार और शासन द्वारा चंपावत और अल्मोड़ा जिले के शिक्षकों को पुरानी पेंशन से अचान्वित किया गया है, जबकि विज्ञप्ति और परिणाम पूरे प्रदेश के शिक्षकों के एक जैसे थे। करीब 3 साल पहले पूर्व सरकार ने छूटे सभी शिक्षकों से विकल्प पत्र मांगे थे, जिसमें से पूर्व में भिन्नता आने पर शिक्षकों द्वारा पुनः विकल्प पत्र दिए गए और सभी छूटे शिक्षकों को पुरानी पेंशन देने की मांग की गई थी। चलिए फिलहाल के लिए उत्तराखंड न्यूज में इतना ही। नमस्कार।